नॉन पॉलिटिकल आदमी थे, उनको उन्होंने जिम्मेवारी भी दी, पार्टी में उपाध्यक्ष भी बनाया, अपने बाद सेकंड नंबर की कुर्सी भी दी। वो प्रयोग जो है उनका वो सफल रहा, क्योंकि पहली बार छात्र राजनीति में जनता दल यूनाइटेड का एक दबदबा बना और जीत हासिल हुई पटना विश्वविद्यालय। नहीं है, संजय झा टिके हुए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और संजय झा को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, हालांकि सम्मान तो दिया है, लेकिन संजय झा उत्तराधिकारी होंगे ये बहुत जल्दबाजी है। तो ललन सिंह के साथ नीतीश कुमार के रिश्ते को कौन नहीं जानता है। वर्तमान में भले ही वो दूर दूर हों, लेकिन एक समय था जब ललन सिंह को नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा अपने करीब रखा करते थे। भरोसा भी नहीं होता है, लेकिन खैर सियासत है, आप जानते हैं सियासत में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर भी एक दावेदार हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने इनकार किया है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है। जीतन राम मांझी की बात करें तो वो भी अपने पुत्र को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। कई बार वो इस बात की चर्चा भी कर चुके हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। यह है हमारा सिग्नेचर शो चर्चा गरम है। हमारे साथ अभी बाबा बने हुए हैं। जिस प्रकार आपको पता है कि बिहार में सीएम की रेस के लिए सभी दौड़ रहे हैं, सबको सीएम की कुर्सी चाहिए। आखिर जदयू में भी ये प्रयास चल रहा है कि आखिर सीएम की अगर नीतीश कुमार पद छोड़ते हैं तो उस पर कौन बैठेगा, उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो अभी हमारे साथ बाबा हैं, उनसे पूछते हैं कि बाबा, नीतीश के उत्तराधिकारी की रेस खत्म हो गई है और नई लिस्ट से बिल्कुल फ्रेश चेहरा सेलेक्ट हो गया। आखिर कौन सा वो चेहरा है? देखिए, कह देना तो बहुत आसान है जी। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले से हम लोग जिस तरह की बात कर रहे हैं, और नीतीश के उत्तराधिकारी की चर्चा तब से शुरू हो गई है जब से 2024 में चुनाव के पहले नीतीश कुमार जनवरी में वापस आए थे एनडीए में, तब से ही शुरू हो गई। हालांकि 2022 में जब नीतीश कुमार गए थे पलट करके, तब भी नीतीश के उत्तराधिकारी का नाम की चर्चा हो रही थी। कहा यह जा रहा था कि कौन उत्तराधिकारी होगा, कौन उत्तराधिकारी होगा। नीतीश कुमार ने भी सबको कन्फ्यूज़ करके रखा था। जैसे आपने देखा होगा कि तुरंत वो पाला बदल करके चले गए एनडीए में, पहले एनडीए से वो महागठबंधन की तरफ चले गए, और महागठबंधन में गए तो उससे पहले उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को ज्वाइन कराया था। तो लोगों को लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के आए हैं तो क्या जो पहले से समीकरण चला आ रहा है, एक बैठ करके 94 के आसपास ही लोग एक बैठक किए थे। 90 के दशक में जो बैठक हुई थी कि बारी बारी से हम लोग अपना अपना कुर्सी बांटेंगे, वो स्थिति जो है क्या अभी भी कायम है? इन सारी बातों को लेकर के जब नीतीश कुमार के सामने ये सवाल आता है कि उत्तराधिकारी कौन होगा, तो उत्तराधिकारी कौन होगा का सवाल जैसे शुरू होता है वैसे ही शुरू हो जाता है कि नीतीश ने किसको किसको उस लाइन में खड़ा किया। पिछली कहानियां रिपीट की जाने लगती है कि नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी के लिए, अपने सीएम बनने के लिए कई लोगों की कुर्बानियाँ दे दी हैं। इसके बाद जब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के आते हैं तो ये कहा जाता है कि ये उत्तराधिकारी होंगे। उसके तुरंत बाद वो चले आते हैं तेजस्वी यादव को साथ लेकर के और कहने लगते हैं कि अब तो इन्हीं लोगों को देखना है, यानी उत्तराधिकारी की तरफ उंगली कर देते हैं। हमेशा से नीतीश कुमार ने इस मामले में सबको कंफ्यूज किया है, कंफ्यूज रखा भी है। अब जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में एक बात तो साफ साफ नजर आती है कि आखिर नीतीश कुमार का जो वर्तमान राजनीतिक कद है, अब तक जो चल रहा था वो चल रहा था, लेकिन जो परिस्थिति है, जो नीतीश कुमार का वर्तमान कद है, उस कद के लायक और उस कद को संभालने, पद को संभालने वाला कौन उपयुक्त व्यक्ति होगा, इसकी तलाश जो है लंबे समय से चल रही है। और खास करके कहा यह जा रहा था कि अगर नीतीश कुमार किसी कारणवश, अस्वस्थता के कारण या और भी कोई कारण हो, जैसे ही सत्ता से बाहर होंगे वैसे ही जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार इतने आसान नहीं हैं। नीतीश कुमार अभी तक जिस तरह से तैयार हुए हैं और चीज़ें देख रहे हैं, आप देखे होइएगा कि सर्वे करना हो बाढ़ का तब भी वो निकल जाते हैं, उद्घाटन और शिलान्यास की बात हो वहाँ भी नज़र आते हैं। नीतीश कुमार अभी भी उनमें राजनीति बहुत बची हुई है, लेकिन ये तो बात तय करना पड़ेगा ना कि नीतीश के बाद कौन उत्तराधिकारी होगा। हम सरकार की बात अगर नहीं भी करते हैं तो जदयू का उत्तराधिकारी कौन होगा, किसके हाथ में कमान दिया जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में मनीष वर्मा को लेकर के आए हैं। मनीष वर्मा नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति थे जिनको पॉलिटिक्स में लाया गया है, और ऐसा प्रयोग नीतीश कुमार ने पहले भी किया है जो सफल रहा है। चाहे वो प्रशांत किशोर को लाए हों, नॉन पॉलिटिकल आदमी थे, उनको उन्होंने जिम्मेवारी भी दी, पार्टी में
उपाध्यक्ष भी बनाया, अपने बाद सेकंड नंबर की कुर्सी भी दी। वो प्रयोग जो है उनका वो सफल रहा, क्योंकि पहली बार छात्र राजनीति में जनता दल यूनाइटेड का एक दबदबा बना और जीत हासिल हुई पटना विश्वविद्यालय में। तो ये एक प्रयोग था जो नीतीश कुमार सफल रहा। उसके बाद आरसीपी सिंह, उनको भी आप देखिए कॉरपोरेट जगत से लेकर के आए थे, एक अधिकारी के रूप में वो काम कर रहे थे, उनके साथ उनको लेकर के आए, उनका भी प्रयोग सफल रहा, क्योंकि नीतीश कुमार जो स्ट्रक्चर बनाना चाहते थे उसको उन्होंने मूर्त रूप करके दिखाया। अब मनीष वर्मा को लेकर के आए हैं, लेकिन मनीष वर्मा के साथ बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि अब जो स्थिति है, तब तक स्थिति ये थी कि मारामारी नहीं थी, छीना झपटी नहीं थी। आप देखिएगा कि परिवार में जब आपके परिवार के जो मुखिया हैं वो बीमार पड़ने लगते हैं तो गोतिया पटीदार दुनिया जहान सब अटैक करने लगता है अपना अपना हिस्सा छीनने के लिए। तो वही स्थिति जनता दल यूनाइटेड की हो गई है। नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को ही माना जा रहा है कि वो आने वाले समय में गठबंधन की सरकार बनेगी। उस स्थिति में जदयू रहती है तो सरकार का हिस्सा होगी और मुखिया उसके पार्टी का बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी और सरकार का मुखिया कौन होगा, इसकी जांच शुरू हो चुकी है। तो नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं, इसलिए ये दबाव बनाया जा रहा है कि नीतीश का उत्तराधिकारी कौन होगा। इस लिस्ट में आपने देखा होगा कि पहले कई लोगों का नाम आ रहा था, मैं उन नामों को बताया जो नाम चल रहे थे साथ साथ। लेकिन अब जदयू का नेक्स्ट भविष्य कौन तय करेगा, किसको प्रभार दिया जाएगा, इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो दूसरी तरफ ये भी देखा जाने लगा है कि नीतीश के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन उनकी कुर्सी का उत्तराधिकारी होगा। ये दोनों ही खेमे में अगर आप देखते हैं तो नाम सिलसिलेवार ढंग से देखें तो ललन सिंह, विजय चौधरी और संजय झा, ये 3 सवर्ण हैं। तीनों सवर्णों को अगर लाइन से खड़ा कर दें तो ललन सिंह के साथ नीतीश कुमार के रिश्ते को कौन नहीं जानता है। वर्तमान में भले ही वो दूर दूर हों, लेकिन एक समय था जब ललन सिंह को नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा अपने करीब रखा करते थे। आज ललन सिंह का चांस नगण्य के बराबर है। विजय चौधरी की बात कर लें तो विजय चौधरी में वो स्पार्क नज़र नहीं आता है, नीतीश के साथ चले या मंत्रिमंडल में रहें या फिर वो जिस तरह से संगठनिक तौर पर या सदन को चलाते हैं, क्योंकि उनको बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां भी पहले मिल चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में आप मान के चले विजय चौधरी एक उपयुक्त व्यक्ति हो सकते थे, लेकिन चूंकि वो सवर्ण है इसलिए उनका पत्ता कटता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ संजय झा की बात कर लीजिए तो ऐसे ही नीतीश कुमार के खेमे में आप देखिएगा ब्राह्मणों का दूर दूर तक कोई वो नहीं है। संजय झा टिके हुए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और संजय झा को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, हालांकि सम्मान तो दिया है, लेकिन संजय झा उत्तराधिकारी होंगे ये बहुत जल्दबाजी है कहना। इसके अलावा अगर सेकंड फेज में चलते हैं आप तो मनीष वर्मा की चर्चा हमने की, मनीष वर्मा को उत्तराधिकार दे दिया जाए ये भी संभव दूर दूर तक अभी नहीं लगता है। इसके बाद अशोक चौधरी का नाम आता है। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं और डिफेंड करने की बात होती है तो सबसे पहला झंडा लेकर के अशोक चौधरी खड़ा रहते हैं। इसके बाद निशांत कुमार, उनके पुत्र की बात भी चर्चा खूब चली है कि निशांत को उत्तराधिकारी बनाया जाए, तब पार्टी और संगठन दोनों बच जाएगा और साथ साथ आगे की भी प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। पार्टी में किस तरह का कोई विद्रोह नहीं होगा, क्योंकि अब तक जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां रही हैं उन पार्टियों के मुखिया जो हैं अपने परिवार के सदस्यों को कमान दे करके पार्टी को और संगठन को बचाने का काम करते रहे हैं, क्योंकि वहाँ से विद्रोह नहीं होता है। आपने देखा कांग्रेस में क्या हुआ, अध्यक्ष नहीं बनने और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनने के चलते आज कांग्रेस की स्थिति क्या है। अगर राहुल गांधी बन गए होते तो ये परिस्थितियां नहीं होती, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन कहा यह जाता है कि राहुल गांधी को नहीं बनाकर उनके हाथ से कमान निकलने के बाद धीरे धीरे करके कांग्रेस बिखरी। आज फिर से एक बार जब अपना कमान अपने हाथ में लिए हैं, भले ही अध्यक्ष नहीं है लेकिन सब कुछ करता धरता तो वही है, आगे से फ्रंट से लीड कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर से कसाने लगी है, संगठन जो है मजबूत होने लगा है कांग्रेस का। इसके अलावा आपको बता दें कि आरसीपी सिंह का भी नाम आ रहा है कि आरसीपी सिंह की फिर से वापसी हो रही है। कहा यह जा रहा है कि कभी भी आरसीपी सिंह की वापसी हो जाएगी और आरसीपी सिंह की वापसी होगी तो उनका सब देखा सुना हुआ है, सब जांचा परखा हुआ है, उनके लिए सारा सब कुछ आसान होगा। क्योंकि आप समझिए ना कि जो टीचर डेली क्लास में पढ़ाने जाता है, जिस विषय को पढ़ाता है उस विषय की किताब की जरूरत उसको नहीं पड़ती है, वो बिना किताब के ही सब पढ़ा देता है, सारा चैप्टर उसको मुंह ज़बानी हो जाता है। उसी तरह से आरसीपी सिंह ने लंबे समय तक जदयू को सींचा है, खेवनहार बने रहे हैं, तो उनको पता है कैसे क्या होना है। और मनीष वर्मा और आरसीपी सिंह की अगर जोड़ी बन जाती है तो ये और ज़्यादा होगा। इसके अलावे आप
तेजस्वी यादव को भी एक उत्तराधिकारी के रूप में देख सकते हैं। अगर नीतीश कुमार के बाद अगर जिस मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल लड़ना चाहती है और अगर सफल हो जाती है, 2020 में इस तरह की बातें देखने को मिली थी कि तेजस्वी यादव उत्तराधिकारी हो सकते थे लेकिन नहीं हुए। अब तेजस्वी यादव पर भी सब लोग उत्तराधिकारी की तरफ देख रहे हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी चर्चा हम शुरू में किए थे, आज जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें उपेंद्र कुशवाहा उस स्टेज में नहीं है कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी वो बन जाए, लेकिन परिस्थितियां आप जानते हैं कभी भी बदल सकती हैं। बात चिराग पासवान की करें तो ये एक प्रबल दावेदारों में से एक नजर आते हैं। इनको लेकर के इनकी पार्टी की तरफ से एजेंडा भी चल रहा है कि इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी बनाई जाए। यहाँ तक कि एक उड़ती उड़ती खबर कल भी किसी ने डाल दिया था कि प्रशांत किशोर के खेमे में जाकर के वहाँ मुख्यमंत्री के उम्मीदवार दावेदार होंगे। ये सभी बातें चल रही हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हास्यास्पद भी है और भरोसा भी नहीं होता है। लेकिन खैर सियासत है, आप जानते हैं सियासत में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर भी एक दावेदार हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने इनकार किया है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है। जीतन राम मांझी की बात करें तो वो भी अपने पुत्र को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। कई बार वो इस बात की चर्चा भी कर चुके हैं कि तेजस्वी से बेहतर मेरा बेटा है। उसके अलावे मुकेश सहनी जिस पोजीशन में भी हैं, वहां से उनका कहना है कि 15% वोट मेरे पास है तो हम क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वो एक और अभियान मुहिम में शामिल हो गए हैं जहां वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि अगर आपको अपना अधिकार लेना है, अपना हक लेना है, तो आपको सत्ता पे बैठना होगा, सत्ता के शीर्ष पे बैठना होगा। अपने समाज के लोगों से वो इस बात का ओथ ले रहे हैं। आपने देखा होगा कि गंगाजल लेकर कसम भी खिलवाया था। ये सभी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से नीतीश कुमार की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है, वैसे वैसे नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की चर्चा और तेज होने लगी है। लेकिन नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की चर्चा और जो ये नई लिस्ट की बात की जा रही है, जिसमें फ्रेश चेहरा चुनने की बात की जा रही है, उसमें नए चेहरों में ये आपको हमने बताया अंतिम जो चेहरे हैं, बाकी सब लोग तो चालू चेहरे हैं। लेकिन चिराग पासवान का एक नया चेहरा आपके सामने आया, प्रशांत किशोर का एक नया चेहरा आया, मांझी का के पुत्र का संतोष मांझी का एक नया चेहरा आ रहा है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें निशांत का चेहरा आ रहा है जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं। उस चेहरे को लेकर के भी फिर से एक बार चर्चा शुरू हो गई है। भीतरखाने में यह चर्चा चल रही है कि अगर नीतीश कुमार अस्वस्थ होते हैं या फिर किसी कारणवश नीतीश कुमार फ्रेम से बाहर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में निशांत सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। उनकी पार्टी के भीतर से भी डिमांड उठ रही है। लेकिन इन सब के अलावे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी दर्जनों नाम सामने नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी ये लगता है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में पहला हक जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए अपनी तैयारियां भी शुरू कर चुकी है। आपने देखा होगा कई लोगों को रेस में खड़ा किया गया है। अब सबसे ज़्यादा मजबूती से रेस कौन जीतता है, कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड हो रहा है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी नीतीश कुमार हैं, उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हुई है। फाइनल होने से पहले हम एक बार फिर से ये बताएंगे कि आखिर कौन है सबसे ज़्यादा नंबर 1। तो ये देखना आपको, आप लोगों को सभी को दिलचस्पी होगा कि आखिर नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी कौन होंगे, क्योंकि लिस्ट का तो नाम बहुत लंबा है। तो फिलहाल अभी चर्चा गर्म में इतना ही। हमारे साथ बने रहें। अगर आप नए हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।